हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 2022 में पूछे गए थे साइंस की मैट्रिक परीक्षा 2022 में जो हुआ था, साइंस का 80 क्वेश्चन पूछा गया था। 80 में से आपको 40 क्वेश्चन ही बनाना था। मैं 80 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। आप लोग सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देख सकते हैं और यहां से याद कर सकते हैं, ताकि हमारे जो 2025 में जो मैट्रिक परीक्षा होने वाली है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे डायरेक्ट हूबहू ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछ देते हैं कभी कभी। इसलिए याद रखिएगा, आज हमारे द्वारा बताए गए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद रखें और याद कर लें, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें, ताकि आगे आने वाली जो परीक्षा है उसमें 100 में 100 ला सकें आप लोग। चलते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है पहला नंबर क्वेश्चन? क्या है, एक मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य जो है उसके मुंह में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है हृदय स्पंदन के लिए, सोचने के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, इनमें से सभी के लिए। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रेकिया कॉकरोच का श्वसन अंग है, याद रखिएगा। ट्रेकिया कॉकरोच का श्वसन अंग होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अब उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन, याद रखिएगा, उपचयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 5वां, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है। पिछला भी वीडियो में हम बताए हैं पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल कहलाता है। फल के अंदर क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। बीजांड के अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं, याद रखिएगा, फल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? एक स्त्री में कौन सी लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? स्त्री पूछा, इसलिए गुणसूत्र की संख्या जो है ये XX टाइप का होगा। अगर यहाँ पुरुष पूछता तो क्या होता? XY होता। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, मृतोपजीवी का उदाहरण है। अमीबा, गोबरछत्ता, उड़हल, अमरबेल। गोबरछत्ता मृतोपजीवी का उदाहरण है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? याद रखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। भीतरी जो भित्ति होती है ना गार्ड कोशिका की, सबसे ज़्यादा मोटी होती है, याद रखिएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो कार्बन का अपर रूप है और ये विद्युत के सुचालक होते हैं। उसके अलावा कोई अधातु विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? बैटरी का अम्ल है। तो याद रखिएगा, बैटरी का अम्ल सांद्र H2SO4 को बैटरी अम्ल भी कहते हैं। सांद्र H2SO4 को क्या कहते हैं? बैटरी अम्ल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है। तो कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। आयोडीन, क्वेश्चन नंबर 12, आयोडीन युक्त नमक है। तो पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड, ये सही है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, ए और बी दोनों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट नहीं है। कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट नहीं है। कैल्शियम क्लोराइड ये भी नहीं है। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, हाँ, हेमीहाइड्रेट होता है। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये होता है इसका रासायनिक सूत्र। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। टूटी हुई हड्डी को शल्य चिकित्सा के रूप में जोड़ा जाता है वहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही, याद रखिएगा। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस करता है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो लौंग तेल प्राकृतिक संश्लेषित गंधहीन है, ये गंधीय सूचक है, ये घ्राण सूचक है। इससे किसी की अम्लीय और क्षारीय होने की प्रकृति का पता लगता है, इसलिए घ्राण सूचक है ये, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है?
घरेलू गैस एलपीजी का मुख्य अवयव है। घरेलू गैस एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है? ब्यूटेन होता है। प्राकृतिक गैस का क्या होता है? मीथेन होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, C60 फुलेरीन की आकृति निम्न में किसके जैसा होती है? तो फुटबॉल के जैसा होती है। फुलेरीन, बकमिस्टर फुलेरीन पूरा नाम है इसका। C60 इसका आणविक सूत्र होता है, याद रखिएगा। इसके स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो फुटबॉल के जैसा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में पाया जाता है, पीला कनेर में पाया जाता है, बरगद में पाया जाता है, इनमें सभी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितना होती है? 2% होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, याद रखिएगा। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, इसका निवारण करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होती है। 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है तो कांच में न्यूनतम होती है। अगर पूछता प्रकाश की चाल अधिकतम होती है तो क्वेश्चन नंबर क्या होता? ऑप्शन नंबर एक आंसर सही होता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु तो ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन एक क्या है? अधातु है। अधातु पूछा तो ब्रोमीन हो जाएगा, अगर धातु पूछता तो पारा होता आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? निम्न में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया नहीं करेगा क्योंकि कॉपर की संयुक्ता श्रेणी में ये नीचे है, ये कम ये है। इस मैग्नीशियम को भगा नहीं पाएगा कॉपर, फिर सोडियम को भी भगा नहीं पाएगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये नंबर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या? आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो आवर्तों की संख्या 7 होती है। और वर्ग की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा, वर्ग की संख्या 18 होती है। 18 वर्ग होते हैं, आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, पेंटेन में कितने संरचना समावेशी होते हैं? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। ब्यूटेन अगर पूछता तो ब्यूटेन में 2 होता। ब्यूटेन में कितना होता? तो 2 होता। पेंटेन है इसलिए 3 होगा, राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं ये दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो सोडियम को केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है, पिछला क्लास में भी बताए हैं ये तो बात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, एल्यूमिनियम कार्बाइड के जल अपघटन से निम्नांकित कौन सा पदार्थ बनता है या कौन बनते हैं? एल्यूमिनियम कार्बाइड में जल डालने पर क्या बनता है? एल्यूमिनियम कार्बाइड में जल डालने पर क्या बनता है? मीथेन बनता है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पूछता कैल्शियम कार्बाइड में जल डालने पर क्या बनता है, तो क्या एथिलीन बनता है। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, एथिलीन बनता, एथिलीन, याद रखिएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? वो धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है तो कौन होगा? याद रखिएगा, सोना ही सिर्फ अम्लराज में घुलता है, बाकी कोई नहीं घुलते। क्वेश्चन नंबर 33, ईंधन है। सीएनजी भी एक ईंधन है, एलपीजी भी ईंधन है, लकड़ी भी ईंधन है, इनमें से सभी क्या है? ईंधन है। उसके बाद क्वेश्चन है 34, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो पेट्रोलियम है, कोयला है, ए और बी दोनों है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है, याद रखिएगा, ये हम बना के दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, भूलिएगा नहीं। सी का एथेन है, एल्केन है, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। उसके बाद यहाँ पर कितने हाइड्रोजन रखेंगे? 6 हाइड्रोजन रखेंगे, तो 6 गो बॉन्ड, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी, इसी तरह से सभी चारों तरफ क्या हो जाएंगे? तो 1 बॉन्ड 2 3 4 5 6 7, तो कितने? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाले हैं। एथेन में कितने सहसंयोजक बंधन? तो 7 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, इससे पहले बता चुके हम पीओपी के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? आप लोग कमेंट कर सकते हैं, CSO4 × ½ H2O। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, किस पीएच
मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। तो हम जानते हैं पीएच मान 0 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाती है, 7 तक उदासीन होता है, 14 तक बहुत ज़्यादा क्षारीय होते हैं, जिसका पीएच मान सबसे कम होता है वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। तो 1 2 3 4 पीएच मान वाला है, तो इसमें सबसे कम कौन है, 1। तो ये आप लोग समझ गए हैं क्या बोलना चाह रहे हैं हम। तो क्या हो जाएगा, ये पीएच मान 1 वाला जो होगा सबसे अधिक अम्लीय होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, एथाइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। इथाइन है मतलब इथाइन, हम बताए हैं प्रीवियस क्लास में, इथाइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। इथाइन, अगर एथीन पूछता तो 2 गो बॉन्ड होता, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, क्यूपराइट निम्न में किस धातु का अयस्क है। तो कॉपर का अयस्क है, दिखाई दे रहा है क्यूपराइट, क्यूप्रम किसका, क्यूप्रम का अयस्क है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा, क्वेश्चन नंबर 41, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा मुख्य स्रोत होती है। तो सूर्य प्रकाश, सभी ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, सूर्य प्रकाश है। सभी सूर्य प्रकाश ही सब कोई ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने लिखा था। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने और द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है 44, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है। तो O3 होता है ना ओजोन का सूत्र, कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन मिलकर के बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद 44 के क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, पौधे में प्रकाश संश्लेषी का स्थान होता है क्या। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, परिशेषी का हिस्सा है, पर आहार नाल का, संवहन तंत्र का, तंत्रिका तंत्र का, जनन तंत्र का। तो आहार नाल का परिशेषी का एक हिस्सा होता है। 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 47, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर में हमेशा कौन रहता है। तीसरे पोषी स्तर में हमेशा मांसाहारी होते हैं, हमेशा मांसाहारी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, निम्न में कौन से समूह केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। मतलब जैव निम्नीकरणीय मतलब बायोडिग्रेडेबल, वे पदार्थ जो सर गल करके अपघटन होकर के ह्यूमस बनाता है उसको क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल। और जो नहीं बनाते हैं उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैव अनम्नीकरणीय बोलता है उसको। तो देखते हैं यहाँ पर घास, पुष्प तथा चमड़ा, ये तो बायोडिग्रेडेबल हैं, ये तो सही होगा ऑप्शन। लेकिन थोड़ा सा अगले वाले को भी देख लेते हैं, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक नहीं होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। केक, लकड़ी तथा शीशा, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। फलों के छिलके, केक, स्टील, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 क्या होने वाला है, इसका सही आंसर होने वाला है। चलते क्वेश्चन नंबर 49, आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने पर टीचर आयोडीन प्राप्त होता है। तो हम लोग जानते हैं टीचर आयोडीन का सूत्र क्या होता है, C2H5OH, मतलब किसमें, आयोडीन को किसमें घोला, C2H5OH। ये क्या है, इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इथाइल अल्कोहल, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल की प्रकृति का होता है। तो असंतृप्त होता है, याद रखिएगा, असंतृप्त। क्वेश्चन नंबर 51, प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक होता है। तो प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक क्या होता है, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, याद रखिएगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ भी ऐसे भी हो सकते हैं, याद रखिएगा, या ये ऐसे भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड O में रहेगा, कार्बन में 2 मिथाइल, दो तरफ चिपक का रहेगा ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, इथिलीन है। तो पैराफिन नहीं है, ओलिफिन है। इथिलीन क्या है, एक ओलिफिन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम तो है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है, बायोगैस होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, टेरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। जलापूर्ति, बिल्कुल सही बात है। भूमि सिंचाई, ये भी सही बात है। बिजली का उत्पादन, ये भी सही। इनमें से सभी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता। तो सोडियम में अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन, लोहा में 2 या 3 इलेक्ट्रॉन। तो आसानी से कौन नहीं दे सकता, ये 1 है दे सकता है, 2 है दे सकता है, 2 3 है दे सकता है, मतलब 7 है फ्लोरीन का, ये नहीं दे सकता। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। इसमें 4 होता है, इसमें 3 होता है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है, इसमें 1 होती है। तो इसमें कौन सा ज़्यादा होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें ज़्यादा होगा। इसकी संयोजकता क्या होती है, फॉस्फोरस 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें क्या हो जाएगा, 8 से 3 घटा देंगे, 3 संयोजकता हो जाएगा। इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 सिलिकॉन में होगा, ये 3 हो जाएगा, फॉस्फोरस का 3 रहेगा, याद रखिएगा, संयोजकता 3 होती है उसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट की प्रचलित करते हैं तो
के द्वारा उपयुक्त शक्ति का मान क्या होगा। याद रखिएगा, शक्ति पूछा मतलब P पूछा। P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है V²/R से। तो R का मान हमको पहले निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा V²/P। V²/P से इसको निकालेंगे तो इस 484 उसका मान आएगा, यहाँ पर ला के रखेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 25 वाट आंसर आने वाला है, 25 वाट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी लंबी विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती हैं, ये गलत बात है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है, ये भी गलत बात है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती है, इनका उद्भव तार से होता है, ये भी गलत बात लग रहा है हमको। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय रेखाओं के बीच तार का होता है, ये वाला सही बात है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है इसका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। याद रखिएगा, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 60, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तो कौन सी भौतिक राशि समान होती है। तो भौतिक राशि जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े तो विद्युत धारा समान होती है। I = क्या होता है, I1 + I2 + I3 इससे निकालेंगे तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, विद्युत धारा और समान रहती है, बदलता नहीं है। अगर यहाँ पर बोलता समान श्रेणी क्रम की जगह में समांतर क्रम बोलता, समांतर बोलता तो क्या समान होता, यहाँ पर विभवांतर समान हो जाता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। अनवीकरणीय ऊर्जा है महासागरीय ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो अनवीकरणीय है तो क्या हो जाएगा, कोयला एक अनवीकरणीय ऊर्जा है, क्योंकि इस कोयला का हम लोग बना नहीं सकते कोयले को, ये नेचुरली है, ये किसी दिन भी समाप्त हो सकता है, इसलिए इसको अनवीकरणीय बोलते हैं, इसका भंडारण समाप्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 62, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। उत्तल लेंस की भांति नहीं करेगा, प्रिज्म की भांति नहीं करेगा, समांतर पट्टी का भांति ये करेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 62 के बाद क्वेश्चन नंबर 63, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं, जैव मात्रा, पेट्रोलियम। तो जैव मात्रा एक तो नवीकरणीय है जबकि पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय है, तो ये होगा नहीं। गोबर गैस था जैव मात्रा, ये तो दोनों ये नवीकरणीय हैं। कोयला एवं पेट्रोलियम, ये राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, उत्तम ऊर्जा का स्रोत है, स्रोत वो है कौन, उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति आयतन में अथवा प्रतीकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, जिसमें से सभी गुण हो, जिसमें ऐसा गुण सभी हो, इसको क्या कहते हैं, उत्तम ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, उत्तम ऊर्जा स्रोत। क्वेश्चन नंबर 64 के बाद क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में किसके रासायनिक दूत कहा है। रासायनिक दूत कौन है, तो हमारे शरीर में पाचक रस नहीं है, उद्दीपक नहीं है, आवेग नहीं है, लेकिन हार्मोन है। ये दूत है हमारे, एक खबर को दूसरी जगह तक पहुंचा देते हैं और शरीर को पूरा नियंत्रित करता है केमिकल द्वारा। हार्मोन क्या है, केमिकल पदार्थ है जो हमारे शरीर में विकसित कराता है, डेवलप कराता है, किसी भी चीज़ को उत्तेजित भी करता है। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ में कौन सा है, रेजिन है, गोंद है, टेनिन है, इनमें सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। तो 4 बहुत बार पढ़े हैं, बहुत बार बताए भी हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। वैसी ग्रंथि जिसको अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं, इसको बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं, जिसमें एंजाइम और हार्मोन प्लस हार्मोन दोनों स्रावित होता है, उसको क्या कहते हैं, हेटेरोक्राइन ग्रंथि कहते हैं। तो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्रंथि नहीं है, यकृत भी नहीं है, विरिष्ण भी नहीं है, थायराइड ग्रंथि भी नहीं है, इसका राइट आंसर दिया ही नहीं। एक ही हमारे शरीर में है हेटेरोक्राइन ग्रंथि, कौन है, अग्नाशय। अग्नाशय के लैंगरहैंस की तूपिका से निकलते हैं इंसुलिन और भी तरह तरह के एंजाइम निकलते हैं, तो इसको क्या बोला गया है, अग्नाशय को हेटेरोक्राइन ग्रंथि बोला गया। यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका कोई भी ऑप्शन मार के आगे बढ़ जाओ चलेगा। अगर नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर सी मार सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। विरिष्ण से थोड़ा बहुत हो सकता है मेरे हिसाब से, या नहीं भी हो सकता है, लेकिन अग्नाशय हेटेरोक्राइन ग्रंथि का सबसे सटीक उदाहरण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है, 69, पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है वातरंध्र से, रंध्र से, जड़ों की सतह से, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी से होता है, वातरंध्र से भी होता है, रंध्र से भी होता है, जड़ की सतह से भी होता है, सब जगह से होता है पौधों में गैसों का आदान प्रदान। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है। एड्रिनलिन, एस्ट्रोजन नहीं है, एड्रिनलिन नहीं है, टेस्टोस्टेरोन क्या है, पुरुष हार्मोन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, किण्वन की क्रिया पाई जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा ईस्ट में पाई जाती है किण्वन की क्रिया। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण याद रखिएगा हमेशा,
दे दिए, दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य प्रकाश जब रहता है सनलाइट की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, सनलाइट की उपस्थिति में, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? लेंस की आवर्धन मात्रक होता है, लेंस की आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है क्या? मात्रक होता ही नहीं, उसका मात्रक विहीन होते हैं, मात्रक नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 74, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसका डेफिनेशन भी ऐसा इसी में एक लाइन में ही हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। इसका डेफिनेशन भी इसको कहते हैं, इसको डेफिनेशन के साथ याद रख लीजिएगा इसको, द्वारक। क्वेश्चन नंबर 76, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है? चाहे वस्तु नज़दीक में रहे या दूर में रहे, हमेशा प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो सीधा ही बनेगा। तो केवल कौन सा? केवल उत्तल दर्पण में ऐसा कंडीशन हो सकता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78, किस दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिएगा, किस दर्पण में? तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा और आभासी बनता है, या समतल में भी हमेशा आभासी बनता है। छोटा बोला तो इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, नीला है, हरा है, लाल है, इनमें सभी। याद रखिएगा, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण याद रखने के लिए क्या ट्रिक है? पी नी ला, क्या? नीला। नी फॉर नीला, हौ फॉर हरा, लव फॉर लाल, नीला। प्राकृतिक वर्णक नीला, नीला होता है, नीला। याद रखिएगा, ट्रिक से याद रखा जा सकता है। नी ला, नी फॉर नीला, हौ फॉर हरा, लव फॉर लाल, याद रखिएगा। ये प्राकृतिक वर्णक हैं, इसी से सभी वर्ण, सभी रंग बनाए जाते हैं। यही मेन ऐसे रंग हैं जो कभी क्या होते हैं, इसी को मिला जुला करके अलग और भी भिन्न प्रकार के रंग बनाए जाते हैं नी ला से, याद रखिएगा, प्राकृतिक वर्णक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश की अपवर्तन को दर्शाता है, प्रकाश की अपवर्तन को। तारे किसके टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं, ठीक है। जबकि वायुमंडल पृथ्वी क्या नीला प्रतीत होता है, किसके कारण? तो याद रखना, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण प्राप्त होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण पृथ्वी क्या होता है? पृथ्वी नीला दिखता है, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और आप लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 80 बताए हैं, इसमें से 10-12 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो हूबहू यही सब क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछ दे, इसलिए सारे क्वेश्चन को बढ़िया से याद रखिएगा। चलते हैं, आज का क्लास यहीं पे समाप्त।